हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिगुल बैच में हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए वन शॉट रिवीजन प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप अच्छे समय में अच्छी तैयारी कर सको। तो दोस्तों आज रे ऑप्टिक्स का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे और रे ऑप्टिक्स में अगर आप सिलेबस पर ध्यान दो तो जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं उनमें कुछ टॉपिक्स इस तरीके से हैं। आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म, इन चार कैटेगरीज में हम स्टडी करेंगे फिलहाल। और इनमें आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम बहुत पॉपुलरली TIR कह देते हैं, लेंस फॉर्मूला है, लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। तो ऐसे मेजर टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में दोस्तों कवर करने जा रहे हैं और सीखेंगे कि आपको किन पॉइंट्स पर फोकस करना है ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और अच्छी तैयारी भी आपकी हो सके। तो बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन से। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, क्लास 10th में हमें सिखाया जाता था रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो अगर लाइट किसी सरफेस से टकराए और टकराकर वापस आ जाए तो इस फिनोमिना को आप कहते हो रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए दोस्तों हमें तीन अलग अलग लाइंस की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक है इंसिडेंट रे। क्या है इंसिडेंट रे? वो लाइट रे जो सरफेस पर आकर टकराए। तो सरफेस से जो टकराएगी वो इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे आती कहां से है दोस्तों? तो या तो ये किसी ना किसी लाइट सोर्स से आएगी या फिर ये एक ऑब्जेक्ट से आती है। तो जैसे आप आगे के सिलेबस में हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मिरर्स बनाओगे, आप लेंसेज बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा तो वहां पर आप इसे एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट से जो रे मिरर या लेंस तक आ रही है वही इंसिडेंट रे है। दूसरी रे कौन सी चाहिए दोस्तों हमें? दूसरी रे हमें चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? अब एक लाइट रे आकर टकरा रही है तो एक ऐसी भी होगी जो टकराकर बाउंस बैक कर रही है, इसीलिए तो हम रिफ्लेक्शन को कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो वो लाइट रे जो बाउंस बैक कर रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे आप कहते हो नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो जैसा आप सबको पता है ऑलरेडी, नॉर्मल का मतलब मैथमेटिकली हम समझते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है एक परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन कहां पर आप खींचोगे ये परपेंडिकुलर लाइन? टू द सरफेस। परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। तो जिस भी पॉइंट से लाइट टकराकर बाउंस बैक करे उस पॉइंट पर सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, वही परपेंडिकुलर लाइन हमारे लिए क्या बन जाती है दोस्तों? नॉर्मल। तो तीन लाइंस कौन कौन सी जरूरी हैं आपके लिए रिफ्लेक्शन समझने के लिए? इंसिडेंट रे जो किसी न किसी सोर्स या ऑब्जेक्ट से आएगी और सरफेस से टकराएगी। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये जो सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक करे। और तीसरी नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप लाइन खींचते हो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अब दोस्तों जब आप रिफ्लेक्शन के बारे में सीखते हो तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं अपने, और क्लास 10th में भी आप इनके बारे में पढ़ चुके हो, तो हम केवल यहां बेसिक रिवीजन करते हैं। आपको अच्छे से लॉज याद भी होंगे शायद आप में से कईयों को। पहला लॉ जो आपको सिखाया जाता है, फर्स्ट लॉ, कि ये जो तीन लाइंस आपने अभी अभी सीखी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन लाइंस
ये तीनों हमेशा एक सिंगल प्लेन में लाई करती हैं। तो सिंगल प्लेन में लाई करने का क्या मतलब होता है दोस्तों? सेम प्लेन या सिंगल प्लेन जब आप कहते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारे लिए? इसका मतलब यह है कि मान लो कि जो लाइट रे है वो इस बोर्ड के प्लेन में आकर इंसिडेंट करता है, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर वो भी बोर्ड के प्लेन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो आप ड्रॉ करोगे वो भी इस बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। आप इंसिडेंट रे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर रहे हो, कॉपी के प्लेन में, आपकी कॉपी है, आप कॉपी के प्लेन में उसे ड्रॉ कर रहे हो, आप वहां डायग्राम बना रहे हो कि एक इंसिडेंट रे आपने बनाया, कहां पर है ये कॉपी के प्लेन में। कॉपी के प्लेन में अगर आपने इंसिडेंट रे बनाया है, रिफ्लेक्टेड रे आप कॉपी के प्लेन में ही बना रहे हो, तो नॉर्मल लाइन जो आप सरफेस पर खींचोगे वो भी कॉपी के प्लेन में ही बनेगी। इंसिडेंट रे आप एक दीवार में बना रहे हो, दीवार के लॉन्ग बना रहे हो, वॉल में। रिफ्लेक्टेड रे भी उसी वॉल पर बनाया है आपने, तो जो नॉर्मल आप बना रहे हो वो भी उसी वॉल के प्लेन में होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला नॉलेज, पहला पॉइंट हमें यह बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होने चाहिए। दूसरा लॉ बड़ा ही पॉपुलर है दोस्तों, आपको याद भी होगा, हम सबको याद रहता है अक्सर ये। दूसरा लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है इसका अगर नॉर्मल के साथ हम एक एंगल बनाएं आई, तो आप उस आई को कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है यहां पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का एक एंगल बनाऊं, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जब आप नॉर्मल के साथ ड्रॉ करते हो दोस्तों, तो उसे आप कहते हो आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ क्या सजेस्ट करता है हमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे यह कहता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, हमेशा। आई की वैल्यू आपसे बताई गई 30 डिग्रीज है, तो आर भी 30 होगा। आर आपसे बोला गया 60 डिग्रीज है, तो आई भी 60 डिग्रीज होगा। तो यानी सिंपल वे में अगर कहा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉस कौन से हैं दोस्तों हमारे पास रिफ्लेक्शन के? पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ क्या है दोस्तों हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, हमेशा। अब दोस्तों हमारे सिलेबस में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उसमें हमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सीखने को कहा गया है। अब स्फेरिकल मिरर्स आप दो तरीके से बनाते हो, आपको अच्छे से पता भी है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। आप क्लास 10th में इसके बारे में भी बेसिक नॉलेज गेन कर चुके हो। लेकिन वो मिरर बनाते कैसे हैं, पहले वो सीखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको एक स्फेरिकल मिरर चाहिए तो पहली चीज आपको क्या ढूंढनी होगी? आपको ढूंढना होगा एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर। जैसे कांच का एक स्फेयर बनाओ, ग्लास का बनाओ, लेकिन वो हॉलो हो दोस्तों, फुटबॉल की तरह, बास्केटबॉल की तरह। तो ग्लास का एक स्फेयर आप बनाओ, हॉलो हो, और उस स्फेयर से आपको एक बाउल कट करके अलग कर लेना। बाउल कट करने का क्या मतलब है मेरा? आप उस स्फेयर को एक हिस्से से कट करो और एक हिस्सा अलग करके
साइड में रख लो। अब ये जो स्फेयर आप बनाते हो, उस स्फेयर को हम कहते हैं रेफरेंस स्फेयर। और ऑब्वियसली स्फेयर है तो इसकी अपनी कोई एक रेडियस होगी, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है दोस्तों यहां पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जैसे स्फेयर की अपनी एक रेडियस है, वैसे ही इसका अपना एक सेंटर भी होगा, तो उस सेंटर को दोस्तों हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो टुकड़ा आपने अलग किया है, वो जो ग्लास का बाउल आप बना रहे हो, वो बाउल, उसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या है वो? तो पहली चीज दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो टुकड़ा आपने अलग किया, ये टुकड़ा था किसका? ये तो था एक स्फेयर से बना हुआ। तो उस स्फेयर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, इस C से आप इस बाउल के बॉटम को कनेक्ट कर दो। वो जो बाउल आप कट करोगे उसका बॉटम ले लो। बॉटम क्या होता है? उस बॉटम को हम कहते हैं पोल। और अगर आप C को इस पोल से कनेक्ट कर दोगे, सेंटर को पोल से कनेक्ट कर दोगे, तो आपको जो लाइन मिलेगी दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई आपसे पूछे दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कह देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको एक डायमीटर बनाना है बाउल का, और आपको यह ढूंढना है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर बाउल में आप लॉन्गेस्ट डायामीटर कौन सा ड्रॉ कर सकते हो। एक्सिस के परपेंडिकुलर और बाउल का लॉन्गेस्ट डायामीटर। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लॉन्गेस्ट डायामीटर आप ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, उस लॉन्गेस्ट डायामीटर को हम कहते हैं एपर्चर। यहां जो आप लाइन ए बी देख रहे हो, ये लाइन ए बी, यही क्या है? ये एपर्चर है। एपर्चर मींस, एपर्चर का मतलब दोस्तों आपके लिए है लॉन्गेस्ट डायामीटर। तो अगर आपको स्फेरिकल मिरर बनाना है, तो आपको उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ हॉलो स्फेयर लेना है। आपको उसका एक टुकड़ा कट करके अलग करना है, बाउल जैसा शेप बनेगा उसका, बाउल जैसा आप देख पाओगे उसे। उस बाउल का जो बॉटम होगा सेंटर में बिल्कुल, उसे हम पोल कहते हैं। इस पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाउल की जो लॉन्गेस्ट डायामीटर है, उसे हम एपर्चर कहते हैं। अब टुकड़ा तो स्फेयर का हमने कट कर लिया, लेकिन मिरर कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो मिरर बनाने के लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, कि आप उस कट किए गए स्फेयर के किसी एक साइड को पॉलिश कर दो। अब पॉलिश जब आप करोगे, तो पॉलिश करने पर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं कट किए गए बाउल पर उभरी हुई साइड पर पॉलिश करूं, उभरी हुई साइड मतलब दोस्तों कॉन्वेक्स सरफेस। अगर पॉलिशिंग मैंने कॉन्वेक्स सरफेस पर कर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिशिंग मैंने कॉन्वेक्स सरफेस पर कर रखी है, तो मुझे अपना चेहरा देखने के लिए कॉनकेव साइड से देखना पड़ेगा। भाई इधर तो पॉलिश कर दी, इधर पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश सरफेस से कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो, तो मुझे कॉनकेव साइड से देखना पड़ेगा। और चूंकि मुझे अपना चेहरा कॉनकेव साइड से दिखेगा, तो इसलिए इस मिरर का नाम आप रख देते हो कॉनकेव मिरर। यहां एक छोटा सा पॉइंट अभी अभी आपने सीखा दोस्तों, क्या है वो, फोकस करना हमें। मिरर का नाम हम उस सरफेस के नाम पर रखते हैं जिस सरफेस से आपको इमेज दिखाई पड़ती है।
मतलब वो सरफेस जिस पर इंसिडेंट रे जाती है। याद है दोस्तों, अभी अभी कुछ देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इंसिडेंट रे कहां से आती है? या तो एक लाइट सोर्स से या फिर एक ऑब्जेक्ट से। और अगर मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मैं वो ऑब्जेक्ट हूं। तो अगर मुझसे कोई रे निकल कर जा रही है मिरर पर, तो वो किस साइड पर जा रही है? वो कॉनकेव साइड पर जा रही है। तो इसीलिए मिरर का नाम कॉनकेव मिरर रखा गया। और ठीक इसके उल्टे दोस्तों, अगर मैं कॉनकेव साइड पर पॉलिशिंग कर दूं तो मुझे अपनी इमेज देखने के लिए कहां खड़ा होना पड़ेगा? मुझे खड़ा होना पड़ेगा ऑन द कॉन्वेक्स साइड, उभरी हुई सतह की साइड पर। तो कॉन्वेक्स सरफेस से चूंकि मुझे अपनी इमेज दिखाई पड़ रही है, तो इस मिरर का नाम हम रख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आप कॉनकेव फेस की तरफ खड़े होकर अपना चेहरा देख पा रहे हो तो कॉनकेव मिरर है। अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ खड़े होकर अपना चेहरा देख पा रहे हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब इन दोनों ही मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है दोस्तों, वो हमें सीखना है यहां पर इस चैप्टर में। तो जैसा आप देख रहे हो यहां फर्स्ट डायग्राम में, इस फर्स्ट डायग्राम पर अगर आप फोकस करो तो मैंने यहां पर एक ऐसी लाइट रे बनाई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये इंसिडेंट रे जब भी लॉस को फॉलो करेगा, तो लॉस को फॉलो करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले तो एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा दोस्तों। अब वो नॉर्मल आप कैसे बनाते हो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर? तो ज्योमेट्री का सबसे सिंपल रूल ये है कि अगर आपको एक स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आपको कुछ नहीं सोचना दोस्तों, केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच दो रेडियस के लॉन्ग, ये लाइन ही बन जाती है नॉर्मल। तो स्फेरिकल सरफेस को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वही क्या है? नॉर्मल है। अब अगर मैं इस लाइट रे पर नॉर्मल के अगेंस्ट एक एंगल ड्रॉ करूं तो दोस्तों हमें पता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और लॉस को अगर हम फॉलो करें तो आई मस्ट बी इक्वल टू आर। तो आई इक्वल्स टू आर रखते हुए मैंने एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया है। लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि ये जो पैरेलल इंसिडेंट रे आया था वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट एफ पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को दोस्तों हम कहते हैं फोकस। एक स्फेरिकल मिरर पर आने वाली पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं यहां पर दोस्तों? फोकस। अगर मैं इस डायग्राम पर खास तौर पर ध्यान दूं, केवल मैं कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन पर ध्यान दूं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आप जो सीख सकते हो वो ये कि रिफ्लेक्टेड रे और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कोई इमेजिनरी पॉइंट नहीं है, ये एक रियल पॉइंट है। रियल पॉइंट का क्या मतलब है दोस्तों मेरा? कि लाइट रे और एक्सिस एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन रियल है दैट मीन्स ये फोकस रियल है। और फोकस अगर रियल है तो इसका मतलब यह है दोस्तों हमारे लिए कि कॉनकेव मिरर इस सिचुएशन में जो भी इमेज प्रोड्यूस करेगा वो इमेज भी रियल होगा। इस पॉइंट पर हम फोकस मेंटेन रखेंगे दोस्तों। आगे जब आप इमेज फॉर्मेशन सीखोगे तो वहां पर ये पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अगेंस्ट में दोस्तों अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पर ध्यान दें तो मैंने वही काम किया। मैंने जैसे यहां पर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया था, वैसे ही एक इंसिडेंट रे मैंने कॉन्वेक्स मिरर पर भी सेंड किया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लेकिन दोस्तों अगर मैं ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो करूं तो एक कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर बना था। कैसे?
अगर मैं स्फेयर कंप्लीट करता इस मिरर का तो सेंटर इधर आता ना। ऐसे ही जरा कॉन्वेक्स के लिए इमेजिन करो, कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं स्फेयर कंप्लीट करता तो इसका सेंटर राइट हैंड साइड पर बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक इंसिडेंट रे बना रहा हूं और इस इंसिडेंट रे को एक ऐसे पॉइंट पर मैंने इंसिडेंस कराया है जो मिरर पर एग्जिस्ट करता है। और जैसा हमने यहां किया था दोस्तों, सेंटर से सरफेस को मिलाते हुए एक लाइन खींचा था हमने, जो किसका काम करता है, नॉर्मल का। ऐसे ही सेंटर से मिलाने वाली एक और लाइन हम खींचेंगे, यह भी क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो एक पैरेलल इंसिडेंट रे मैं लेकर आ रहा हूं, सेंटर से ज्वाइन करते हुए नॉर्मल में ड्रॉ कर रहा हूं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। अब लेकिन दोस्तों अगर मैं इस लाइट रे पर, रिफ्लेक्टेड रे पर खास फोकस करूं तो ये लाइट रे तो भाई ऊपर की तरफ चलती चली जा रही। क्या ये आगे जाकर प्रिंसिपल एक्सिस से मिल पाएगी कभी? कभी नहीं। क्यों? लाइट रे तो ऊपर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस तो नीचे है। और हमें सिखाया जाता है कि लाइट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। अब अगर ये लाइट रे आगे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट नहीं कर सकती, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों हमारे लिए? इसका मतलब यह है कि हम इस लाइन को पीछे बढ़ाकर एक्सिस से कट तो करा सकते हैं, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस के साथ रियल इंटरसेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। आपको वर्चुअली इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करना पड़ा है। तो चूंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, दैट मीन्स कि आपको ये जो फोकस दिखाई पड़ रहा है यहां पर बनने वाली इमेज, ये इमेज भी कैसी बन जाती है दोस्तों, यहां पर वर्चुअल बन जाती है। तो अगर आपको रियल इमेजेस क्रिएट करने हैं यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर, तो आपको यूज करना होगा कॉनकेव मिरर्स का। लेकिन आपको अगर वर्चुअल इमेजेस चाहिए तो वर्चुअल इमेजेस के लिए आप प्रिफर कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर का। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, आप ये सीख चुके हो क्लास 10 में कि कॉनकेव मिरर का यूज करके भी हम वर्चुअल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके आप रियल इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। एक सिंगल कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसकी लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, आप स्पेसिफिक कंडीशंस में भी रियल इमेज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम वहां पर अभी फोकस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब कॉनकेव मिरर में आप पैरेलल इंसिडेंट रे ले आओगे तो वो एक फोकस से पास होगा एक्सिस पर, वो फोकस रियल होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जब आप वही इंसिडेंट रे पैरेलल ले आओगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस से दूर चला जाएगा, तो उसे हमें वर्चुअली फोकस पर ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो यहां जो इमेज बनने वाली है वो रियल की बजाय कैसी होती है, वर्चुअल होती है। अब ये तो थे बेसिक नॉलेज जो आपको आगे हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों जो मेजर पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन में, वो इतनी कहानी के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है मिरर फॉर्मूला। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस मिरर फॉर्मूले का प्रूफ इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो हम फोकस करेंगे इस मिरर फॉर्मूले पर। अभी तक की कहानी वो केवल इतनी थी कि मिरर होता क्या है, रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, उसके की टर्म्स क्या क्या हैं, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस से पास होती है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता थी। तो अब हमें सीखना है वो मेजर पॉइंट जहां से आपके सवाल ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, वो है दोस्तों मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है क्या? मिरर फॉर्मूले को समझेंगे प्रूफ के थ्रू। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर का यूज करके उसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस किया है, और ऑब्जेक्ट ए बी से मैंने दो रेस सेंड की हैं
मिरर की तरफ। दोस्तों इमेज फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो आपको एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वो 2 रेज मैंने कैसे ड्रॉ की हैं वो पहले समझते हैं। पहली रे जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैं इस पॉइंट बी से इस पॉइंट क्यू तक पैरेलल सेंड किया है। तो एक पैरेलल रे अगर मैं ले आ रहा हूं ऑब्जेक्ट से, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होता है दोस्तों? वो पास होता है फोकस से। तो एक पैरेलल रे आपको लेकर जाना है मिरर पर और रिफ्लेक्शन के बाद उसे फोकस से पास कराना है। दूसरी रे कौन सी है? दूसरी रे पर आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, ये कई बार एमसीक्यूज में भी, असर्जन रीजन में भी यूज किया जाता है पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्या है इस लाइट रे का? दूसरी लाइट रे मैंने इस पूरे स्फेयर के मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया है। अब कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, उसकी खास प्रॉपर्टी यह है दोस्तों कि वो जिस लाइन में जाता है उसी लाइन में वापस आता भी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि अभी कुछ देर पहले हम सीख रहे थे कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल का काम करता है। अब इमेजिन करना दोस्तों कि आपने नॉर्मल के अलोंग एक लाइट रे सेंड कर दिया। अब अगर इंसिडेंट रे खुद नॉर्मल के अलोंग मूव करने लगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना बचेगा? तो वो एंगल बन जाता है दोस्तों I=0। यानी कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाता है? 0। और चूंकि I0 है दोस्तों तो लॉस के अकॉर्डिंग R भी कितना होगा? 0 होगा। तो R0 का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के अलोंग ट्रेवल करेगा। तो अगर ये नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे इसके अलोंग जाता है, I=0 बनता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 का ही एंगल प्रोड्यूस करेगा और ऐसा करने के लिए उसे सेम पाथ पर वापस आना पड़ेगा। तो जब भी आप इसीलिए कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो तो वो उसी पाथ पर वापस आ जाता है दोस्तों। अब अगर आप इस डायग्राम पर ध्यान दे रहे हो जो अभी अभी आपने ड्रॉ किया है, इसमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इस पॉइंट B' पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक रे ये रही और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही। इनका इंटरसेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पॉइंट B' पर। तो जहां पर ये रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहां से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है दोस्तों। ये तरीका है इमेज फॉर्मेशन का। तो जब आप ये परपेंडिकुलर लाइन B' से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉप करोगे तो परपेंडिकुलर लाइन A', B' ही हमारे लिए इमेज का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट था AB, एक रे पैरेलल ले जाना है, फोकस से पास कराना है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है और उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट कराना है। जहां रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करें वहीं पर आपको अपना इमेज क्रिएट कर देना है। अब कुछ की टर्म्स जो आप ऑलरेडी शायद जानते भी हो। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इमेज की डिस्टेंस पोल से उसे आप V कहते हो। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस दोस्तों हम ऑलरेडी कुछ समय पहले अभी समझ चुके हैं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों उसे आप U से डिनोट करते हो। तो U क्या है यहां पर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 4 पैरामीटर हैं जो हमारे प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों।
एफ है यहां पर फोकल लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और एंड में हमें मिलता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, एफ वी आर यू। अब दोस्तों यहां पर आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते वक्त हमें यह देखना है कि हम अपना प्रूफ प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रूफ प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों आपको इस डायग्राम से कुछ दो सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर ढूंढने होते हैं। कौन कौन से हैं वो पेयर्स? एक तो पेयर दोस्तों आपको यह बनाना है सी बी ए और सी ए डैश बी डैश। ये इस डायग्राम को दोस्तों मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपके लिए सेपरेट कर दिया है। तो सी ए बी और सी ए डैश बी डैश, अगर आप इन दो ट्रायंगल्स पर ध्यान दो तो ये दो एंगल्स जो आप देख रहे हो इस समय, एंगल बी सी ए और एंगल बी डैश सी ए डैश, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें पता है ज्योमेट्री की थ्योरम्स कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। दूसरा, अगर आप ध्यान दो इस पॉइंट ए पर एंगल पर, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है दोस्तों ये 90 डिग्रीज है। और ऐसे ही ए डैश को अगर आप देख रहे हो तो यहां भी एंगल 90 डिग्रीज है। और आपको याद होगा दोस्तों, आपने क्लास 9 10th में ज्योमेट्री की थ्योरम्स पढ़ रखी हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे सेम है तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी वो ये बताती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा सेम होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इन दो ट्रायंगल्स में है कौन से दोस्तों? करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन लूं तो मुझे इस ट्रायंगल की भी परपेंडिकुलर लाइन लेनी होगी। मतलब रेशियो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का एक रेशियो बनाया है तो ऐसे ही मैं एक रेशियो इन ट्रायंगल्स में बेस अपॉन बेस का बना सकता हूं। और इस ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश में अगर ए डैश बी डैश मैंने परपेंडिकुलर एज्यूम किया है तो ये लेंथ सी ए डैश बेस का काम करेगा। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एक रेशियो बनाया है तो दूसरा रेशियो क्या बनाएंगे दोस्तों हम? बेस अपॉन बेस। बेस अपॉन बेस का मतलब सी ए डैश अपॉन सी ए। तो सिंपली क्या किया गया है? अभी किया ये गया दोस्तों, हमने एक पेयर ऑफ ट्रायंगल चूज किया सी ए बी सी ए डैश बी डैश। हमने इसमें सिमिलैरिटीज प्रूफ की और उसके बेसिस पर हमने एक थ्योरम अप्लाई कर दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस। वो रेशियो बन गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी ए डैश अपॉन सी ए। ऐसे ही दोस्तों एक और भी पेयर हमें मिलता है, पेयर है यहां पर एफ ए डैश बी डैश एफ क्यू एम, ये वाला पेयर दोस्तों। इस पेयर को मैंने यहां आपके लिए क्लियरली ड्रॉ कर दिया है। अब इस पेयर को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है ए डैश एफ बी डैश और क्यू एफ एम, ये वाले एंगल्स दोस्तों बिल्कुल लास्ट केस की तरह आप प्रूव कर सकते हो कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही ए डैश पर एंगल 90 डिग्रीज आप ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट एम परपेंडिकुलर है तो आप इसे भी 90 डिग्रीज ड्रॉ कर रहे हो। अब जैसे आपने यहां सिमिलैरिटीज बनाई थी वैसे ही दोस्तों यहां भी बनाएंगे। बनाते हैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन क्यू एम इक्वल्स बेस अपॉन बेस, दैट इज एफ ए डैश अपॉन एफ एम। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान देना,
अगर आप इस डायग्राम पर फोकस करो तो क्या ये हाइट QM इस हाइट AB के बराबर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मींस कि हम इस QM की जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम यहां लिख सकते हैं QM इक्वल्स टू AB। और अगर मैं QM की जगह AB यहां रिप्लेस करूं तो मुझे रेशियो मिलता है A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल्स टू FA डैश अपॉन FM। दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहूं और इसे मैं इक्वेशन 2 कहूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 और 2 में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB। और दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी दो इक्वेशंस की LHS सेम है तो उनके RHS भी सेम होते हैं। दैट मीन्स कि A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल्स है CA डैश अपॉन CA के, और ये इक्वल है FA डैश अपॉन FM के। ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। अब तीनों अगर इक्वल हैं तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि CA डैश अपॉन CA इक्वल्स टू FA डैश अपॉन FM हो जाता है। और जरा इन लेंस को ऑब्जर्व करते हैं एक बार फिर से दोस्तों। आप इस ट्रायंगल पर, इस डायग्राम पर अगर वापस आओ तो हमें क्या दिखाई पड़ता है यहां पर? जरा इस डिस्टेंस को देखना दोस्तों, CA डैश। CA डैश को अगर मैं डिनोट करना चाहूं डायग्राम के थ्रू तो C यहां कहीं पर था A डैश और इधर है पोल, C A डैश और पोल। दोस्तों CA डैश अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये लेंथ, तो इस लेंथ को हम लिख क्या सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं CP माइनस A डैश P, लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो अगर मैं CA डैश को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसे CP माइनस A डैश P। ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस लेंस CA पर ध्यान दो, CA, तो CA को आप डिनोट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहां कहीं पर आपने A बना रखा है, यहां पर C है और इस एंड पर P है। अब अगर आप इन लेंस को ऑब्जर्व करो तो AC लेंथ को क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल इस तरीके से अगर हम दोस्तों सोचें तो इस लेंथ को हम लिख सकते हैं AP माइनस CP, लिख सकते हैं ना दोस्तों। CA इक्वल्स टू AP माइनस CP। तो अगर मैं यहां रिप्लेस करूं इस वैल्यू को तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों? AP माइनस CP। बिल्कुल ऐसे ही एक कन्वर्जन और फिर से करते हैं दोस्तों। ये कन्वर्जेंस आपके लिए ज्यादा जरूरी है। FA डैश पर अगर आप ध्यान दो, FA डैश को ही इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं दोस्तों। FA डैश डिस्टेंस को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिखाई पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही कि हम इसे लिख सकते हैं A डैश P माइनस FP, लिखा जा सकता है दोस्तों। तो इसे भी एक बार रिप्लेस करते हैं। FA डैश की जगह हम लिख सकते हैं A डैश P माइनस FP। अब एक जरूरी अप्रॉक्सीमेशन दोस्तों, आप जब रे ऑप्टिक्स के प्रूफ्स करते हो तो एक रूल आपको सीखना है कि ऑप्टिक्स में आपके जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं
चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो स्फेरिकल सर्फेसेस हो। उन केसेस में आप ये जो रेस ड्रॉ करते हो, ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं, और जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज आती हैं तो ऐसी रेस को हम कहते हैं पैरा एक्सियल रेस। और पैरा एक्सियल रेस की खासियत यह है कि जब आप इस पॉइंट Q से M पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये M पॉइंट P के बहुत क्लोज आ जाता है। वो इतना क्लोज आ जाता है कि बाकी डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में A'P, FP, CP, AP, इनके कंपैरिजन में ये जो लेंथ है MP, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये इतनी छोटी है। मींस ऑलमोस्ट M और P एक ही पॉइंट बन जाते हैं हमारे लिए। और अगर M और P इतने क्लोज हैं कि हम उन्हें एक पॉइंट मान सकते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो लेंथ पॉइंट M से मेजर कर रहे हो, वही सेम लेंथ आप पॉइंट P से भी मेजर कर सकते हो, मान सकते हो। मींस आप इस लेंथ FM को लिख सकते हो FP। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा दोस्तों आपके लिए। इस पर आपको फोकस मेंटेन रखना होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे प्रूफ की, कि जहां कहीं भी आपको M दिखाई पड़े, उस M की जगह आपको क्या रिप्लेस करते जाना है, पॉइंट P। तो अब अगर मैं इन सारे स्टेप्स को एक्युमुलेट करूं और प्रॉपर ऑर्डर में हम दोस्तों चलें, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि ये जो लेंथ CP है, ये लेंथ CP, ये किसके इक्वल आता है दोस्तों? ये लेंथ CP इक्वल आता है R के। लेकिन अगर आप R की वैल्यू पर ध्यान दो तो दोस्तों आपको कन्वेंशन सिखाया जा चुका है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमेशा आप पॉजिटिव साइंस लेते हो और उसके अपोजिट में नेगेटिव लेते हो। यह आपको क्लास 10th में ऑप्टिक्स में ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। तो अगर मैं इस लेंथ को मेजर करूं दोस्तों CP, तो CP की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए? क्या वो प्लस R होगी या माइनस R? तो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो कि R नेगेटिव साइड पर ड्रॉ किया गया है, तो CP की वैल्यू हम लेंगे माइनस R। सिमिलर वे में अगर आप डिस्टेंस लेते हो FP, तो वो डिस्टेंस आएगी माइनस F। डिस्टेंस आप लेते हो A'P, तो वो आती है माइनस V। डिस्टेंस ऐसे ही AP बन जाएगा माइनस U। तो अगर मैं इन सारी डिस्टेंसेस को कंसीडर करूं तो दोस्तों हमारे पास डिस्टेंसेस कौन कौन सी हैं? CP है, CP की वैल्यू आपने बोला माइनस R आएगी। AP है, आपने बोला ये माइनस U होगा। A'P है, आप देख रहे थे इसे माइनस V है। और ऐसे ही एक डिस्टेंस जो आप एंड में और बता रहे हो FP, आपने बोला ये माइनस F है। जरा दोस्तों ये सारी वैल्यूज ऊपर के एक्सप्रेशन में हम प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं एक बार। CP की जगह माइनस R, A'P की जगह पर माइनस V, AP की जगह पर माइनस U। सिमिलर वे में अगर मैं सारी वैल्यूज को प्लेस करूं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से डेवलप होती है। A'P की जगह माइनस V, अब दोस्तों केवल आपका काम रह जाता है इन स्टेप्स को आप सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफिकेशन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप यूज करोगे क्लास 10 से, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। तो अगर मैं R की ये वैल्यू यहां पर प्लेस करूं, इन सारे सिंबल्स को सॉल्व करूं, तो फाइनली सब कुछ सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम मिरर फॉर्मूला कह देते हैं। और वो इक्वेशन क्या आती है दोस्तों? 1/V
प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। दोस्तों ये प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के पर्पस के लिए। इस पर हमें एक्स्ट्रा फोकस रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आप इसे जितना रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर सकते हो, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि आपने यहां इस प्रूफ में किया क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपके लिए जो होगा, आपको ये पेयर ऑफ ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में आपको सिमिलैरिटी के थ्योरम्स अप्लाई करने हैं। उन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस सॉल्व करना है। सिमिलर वे में दूसरा पेयर है, वहां पर भी आपको सेम थ्योरम अप्लाई करना है। बस ध्यान में क्या रखना है आपको दोस्तों कि ये जो क्यूएम आपने लिया था उस क्यूएम को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, ए बी में। फर्दर अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एलएचएस दोनों इक्वेशंस के सेम है, तो इसलिए इनके आरएचएस भी सेम होंगे। मैंने उस थ्योरम को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके की इक्वेशन दिखती है, सी ए डैश अपॉन सी ए इक्वल्स टू एफ ए डैश अपॉन एफ एम। मैंने क्या किया, मैंने इन लेंस को कन्वर्ट किया है। और एक छोटी सी ट्रिक दोस्तों आपके लिए, ये सारी लेंस हमने कन्वर्ट किया क्यों और कैसे किया, तो ध्यान से अगर आप सारे फॉर्मूलों पर, इस पूरी स्टेटमेंट पर नजर डालो दोस्तों, तो ये सारे लेंथ पॉइंट P से मेजर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल ही आपकी ऑप्टिक्स में ओरिजिन का काम करता है और हम सारी डिस्टेंस इसी ओरिजिन से ढूंढते हैं। तो जो डिस्टेंस सी ए डैश थी मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही सी ए और एफ ए डैश को मैंने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन के बाद मैंने ये सारी लेंस अपने डायग्राम में साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ढूंढ लिया। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे लेंथ एफ पी क्या मिलेगा, माइनस एफ। लेंथ ए डैश पी क्या होगा, माइनस वी। सी पी क्या होगा, माइनस आर। और ए पी क्या होगा, माइनस यू। ये सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में यहां ले आकर प्लेस कर दी हैं। प्लेस करने के बाद आपको बस एक फाइनल स्टेप याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। आपको ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करनी है और इन्हें सिंपली आपको सिंप्लीफाई करते चले जाना है और फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये जो इक्वेशन दोस्तों आप देख रहे हो, इसी इक्वेशन को आप कहते हो मिरर फॉर्मूला।